हेलो स्टूडेंट्स, बेटा हमको संडे टेस्ट के क्वेश्चंस का भी डिस्कशन करना है ना। तो आप लोगों से जो गलतियां हुई होंगी है ना, उसको आप चेक कर लेंगे। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है बेटा वो क्या है, एट इक्विलिब्रियम द रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ सॉलिड सॉल्यूट इन अ वोलेटाइल लिक्विड सॉल्वेंट इज लेस देन द रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ग्रेटर देन द रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इक्वल टू द रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जीरो। तो बेटा देखो यहाँ पे ऑलरेडी इक्विलिब्रियम की बात हो गई है ना, लेकिन फिर भी वैसे तो इक्विलिब्रियम की बात हो गई है बेटा, तो रेट ऑफ डिसोल्यूशन इक्वल हो जाएगा रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के। लेकिन इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो जो सॉलिड सॉल्यूट है वो लिक्विड सॉल्यूशन के साथ क्या होगा बेटा, मिक्स होगा लिक्विड सॉल्वेंट के साथ। तो क्या होगा बेटा, सॉल्यूशन फॉर्मेशन करेगा। अब जब सॉल्यूशन बन जाता है ना, तो क्या होगा बेटा, जो कुछ डिसॉल्व फॉर्म ऑफ सॉल्यूट जो होंगे बेटा, वो क्रिस्टलाइजेशन हो जाता है उसमें और वो सेपरेट आउट हो जाते हैं। तो ये जो रिवर्सिबल प्रोसेस है इसको क्या बोल देते हैं बेटा, ये जो बैकवर्ड प्रोसेस है इसको क्या बोल देते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। और फॉरवर्ड प्रोसेस क्या हो गया बेटा आपका, डिसोल्यूशन। क्या हो गया, डिसोल्यूशन। तो इक्विलिब्रियम पे क्या होगा बेटा, जब इक्विलिब्रियम अटेन करेगा मेरा ये जो प्रोसेस है, ये जो मेरा सिस्टम है, ये इक्विलिब्रियम अटेन करेगा तो क्या हो जाएगा बेटा, रेट ऑफ डिसोल्यूशन रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के क्या हो जाएगा बेटा, इक्वल हो जाएगा। रेट ऑफ डिसोल्यूशन रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के क्या हो जाएगा बेटा, इक्वल हो जाएगा। तो हमारा आंसर हमको, वैसे तो देखो हम लोगों ने पूरा डिटेल में ये सारी चीजें पढ़ी है कि ऐसा क्यों हुआ कैसे हुआ, लेकिन अगर आंसर देखेंगे बेटा तो इक्वल टू द रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, सी ऑप्शन जो है हमारा वो क्या है बेटा, करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट, maximum amount of a solid solute that can be dissolved in a specified amount of a given liquid solvent does not depends upon। बेटा ये जो है ना, ये जो पूरी लाइन है ना, इस पूरी लाइन को समझूंगा तो ये क्या है बेटा, सॉल्युबिलिटी क्या है, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड सॉल्यूट इन लिक्विड सॉल्यूशन। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं बेटा जो सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। तो एक फैक्टर तो आपका है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट। दूसरा जो मेन फैक्टर है वो क्या है बेटा, टेम्परेचर। और तीसरा जो फैक्टर है बेटा वो क्या है, प्रेशर। देखो प्रेशर ना बेटा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जब हम लोग गैस इन लिक्विड पढ़ते हैं, क्योंकि जैसे जैसे आप प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे पार्शियल प्रेशर बढ़ते जाएगा गैस का, और जितना ज्यादा पार्शियल प्रेशर लगेगा ओवर द सॉल्यूशन उतना ज्यादा उसका कंसंट्रेशन या सॉल्युबिलिटी होता है इन द सॉल्यूशन। लेकिन यहाँ पे हम लोग जो बात कर रहे हैं वो गैस इन लिक्विड की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं बेटा सॉलिड सॉल्यूट, मतलब सॉलिड सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं। तो बेटा क्योंकि जो सॉलिड सॉल्यूट है और जो लिक्विड आपका सॉल्यूशन है वो ऑलरेडी कंप्रेस्ड है, तो प्रेशर का बहुत ज्यादा इफेक्ट यहाँ पे नहीं पड़ता। इसका पड़ता है, इसका भी पड़ता है, ये देखो यहाँ पे तीनों ऑप्शन आ गए, बस इसका इफेक्ट यहाँ पे नहीं पड़ता है बेटा। तो यहाँ पे ऑप्शन, यहाँ पे भी हमारा क्या जाएगा बेटा, सी जाएगा, कि सॉल्युबिलिटी जो है सॉल्यूट की है ना, प्रेशर का इफेक्ट नहीं पड़ता वहां पे सॉल्युबिलिटी पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, low concentration of oxygen in the blood and tissues of people living at high altitude is due to low temperature, low atmospheric pressure, high atmospheric pressure, both low temperature and high atmospheric pressure। देखो बेटा जैसे जैसे देखो ये नॉर्मल जो हमारा जो लेवल है उससे जैसे जैसे हम लोग ऊपर चले जाते हैं तो क्या होते जाता है बेटा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज करने लगता है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के डिक्रीज करने से क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस क्या होते जाता है बेटा, डिक्रीज हो जाता है। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस क्या हो जाता है बच्चे, डिक्रीज होते जाता है। जैसे जैसे मैं हाइट में चले जाता हूं वैसे वैसे गैस का पार्शियल प्रेशर क्या होता जाएगा बेटा, डिक्रीज करता जाएगा, और जैसे जैसे किसी गैस का पार्शियल प्रेशर डिक्रीज करता जाएगा सॉल्युबिलिटी भी क्या होती जाएगी बेटा, डिक्रीज करते जाएगी, क्योंकि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस और सॉल्युबिलिटी का जो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला रिलेशनशिप होता है। तो ब्लड में ऑक्सीजन का लो कंसंट्रेशन क्यों है, क्योंकि ब्लड में सॉल्युबिलिटी कम है बेटा ऑक्सीजन की, कहां पे, हाई एल्टीट्यूड पे। तो इसका कारण क्या होगा बेटा, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो होगा तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस कम होंगी, और पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस कम होंगी तो सॉल्युबिलिटी कम होगी, और सॉल्युबिलिटी कम होगी तो ब्लड में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन क्या होगा बेटा, कम होगा। क्लियर है, तो इसका ऑप्शन जाएगा बेटा हमारा बी। नेक्स्ट, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड्स ऑन, बेटा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ते हैं
कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं बेटा। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज किसको बोलते हैं बच्चे? वो ऐसी प्रॉपर्टीज जो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करती है, ओनली डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। किस पे डिपेंड करती है बेटा? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करती है ना बेटा। नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे, नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड नहीं करती। ऐसी सारी प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूट के पार्टिकल्स के नंबर पे डिपेंड करती है। जैसे देखो एक एग्जांपल, जैसे मैंने क्या किया, 1 लीटर वाटर यहां पे लिया, यहां पे मैंने 1 लीटर वाटर लिया, ठीक है बेटा, और एक में मैंने 60 ग्राम यूरिया डाल दिया और एक में मैंने 180 ग्राम ग्लूकोज डाल दिया। अब देखो वैसे तो ये सब्सटेंस भी अलग अलग है, एक यूरिया है एक ग्लूकोज है, मास भी अलग अलग है बेटा 60 और 180, लेकिन क्योंकि 60 ग्राम यूरिया मीन्स 1 मोल यूरिया, 60 ग्राम यूरिया मीन्स 1 मोल यूरिया और 180 ग्राम ग्लूकोज मीन्स 1 मोल ग्लूकोज। तो 1 मोल यूरिया डाल दो या 1 मोल ग्लूकोज डाल दो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो दोनों में क्या हो जाएंगे बेटा? सेम हो जाएंगे पर लीटर, कंसंट्रेशन तो सेम रहेगा। तो ऐसी प्रॉपर्टीज जो दोनों के लिए सेम रहेगी, क्योंकि दोनों में सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, ऐसी प्रॉपर्टीज को क्या बोलते हैं बेटा? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल डिसॉल्व्ड इन सॉल्यूशन, गलत बात। The number of solute particles in solution, सही बात। The physical properties of the solute particles dissolved in solution, गलत बात। The nature of the solvent particle, गलत बात। इस पर डिपेंड करेगी बेटा the number of solute particles in solution। तो colligative properties depends on the number of solute particles in solution। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। Which of the following aqueous solution should have the highest boiling point? देखो बेटा, अगर एक तुम्हारा क्या है, सॉल्यूशन है, क्या है बच्चों? सॉल्यूशन है ना। एक तुम्हारा है बेटा मान लो प्योर सॉल्वेंट, क्या है? प्योर सॉल्वेंट है। अब प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट मान लो कितना है बेटा? T0 भी है। क्या है? T0 भी, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्यूशन। अब जैसे मैं इसमें थोड़ा सा सॉल्यूट डाल दूंगा, क्या डाल दूंगा बेटा? सॉल्यूट डाल दूंगा। क्या डाल दूंगा बेटा? सॉल्यूट डाल दूंगा। एक प्योर सॉल्वेंट में सॉल्यूट थोड़ा सा डाल दिया तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, क्योंकि हम लोगों ने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ा है ना बेटा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा है बेटा, हम लोगों ने पढ़ा है कि जब सॉल्यूट हम ऐड करते हैं, जब हम क्या करते हैं बेटा, किसी भी प्योर सॉल्वेंट में सॉल्यूट ऐड करते हैं, मतलब उसको सॉल्यूशन बनाते हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। थोड़ा ज्यादा सॉल्यूट ऐड कर देंगे तो बॉइलिंग पॉइंट और ज्यादा बढ़ जाएगा, और ज्यादा सॉल्यूट ऐड कर देंगे तो और ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। मतलब सॉल्यूट के पार्टिकल जिसमें ज्यादा है, सॉल्यूट के पार्टिकल्स का कंसंट्रेशन जिसमें ज्यादा है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज उसकी क्या होगी बेटा? ज्यादा होगी। अब देखो ये आपका 1 मोलर NaOH है, लेकिन देखो ये आपका 1 मोलर NaOH है, ये आपका 10 मोलर Na2SO4 है, ये आपका 1 मोलर NH4NO3 और ये 1 मोलर KNO3 है। लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा बेटा, ये इलेक्ट्रोलाइट है। क्या है? इलेक्ट्रोलाइट है। और इलेक्ट्रोलाइट में I लेते हैं बेटा N के बराबर, अगर वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा तो I N के बराबर होता है जब आपका क्या होता है बेटा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है। और क्योंकि यहाँ पे हम सॉल्ट दिया हुआ है तो, और बाकी कुछ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात नहीं हुई है, तो हम सबको स्ट्रॉन्ग ही लेके चलेंगे। है वो स्ट्रॉन्ग, लेकिन कई बार डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दे देता है तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो देखो हम लोगों को I फैक्टर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बेटा। तो देखो ये 1 मोलर NaOH है, इसका I क्या हो जाएगा बेटा? अगर इसका I अगर अपन देखें तो 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 पार्टिकल में टूट रहे हैं। ये क्या हो जाएगा बेटा? ये 1 मोलर NH4NO3 जो है, इसमें भी अपन क्या मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा? 2 Na2SO4। Na2SO4 एक जो रहेगा वो 3 पार्टिकल में, 3 आयंस में टूटेगा, तो ये हो जाएगा 10 मोलर Na2SO4, 10 मोलर Na2SO4, ये आपका थर्ड हो गया। इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 3, क्योंकि ये 3 पार्टिकल में टूट जाएगा तो ये 30 हो जाएगा। और फोर्थ जो है बेटा वो क्या है? 1 मोलर KNO3। तो 1 मोलर KNO3 जो है वो कितने में टूट जाएगा बेटा? 1 मोलर KNO3 जो है वो कितने में टूट जाएगा? कायदे से 2 में टूट जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इसके लिए वैल्यू कितनी आई बेटा? इसके लिए वैल्यू कितनी आई? 2 मोलार पार्टिकल। यहाँ पे कितनी आई बेटा? 2 मोलार पार्टिकल।
यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 मोलर इंटू 3, तो ये कितना हो जाएगा 30 मोलर पार्टिकल, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा 2 मोलर पार्टिकल। अगर ये 1 मोलर होता ना बेटा तो भी यही आंसर रहता, क्योंकि ये 3 मोलर, ये 2 मोलर, ये 2 मोलर, ये 2 मोलर। सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन कौन से सॉल्यूशन में बेटा, थर्ड सॉल्यूशन में, सॉरी सेकंड सॉल्यूशन में, है ना। मैंने यहाँ पे इसको सेकंड ले लिया जबकि वो सी है ना, तो बी। तो Na2SO4 वाला जो होगा बेटा वो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे टोटल पार्टिकल्स का जो कंसंट्रेशन है वो कितना हो जाएगा बेटा 30 मोलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 30 मोलर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। देखो बेटा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल टीबी इज इक्वल टू क्या होता है, केबी इंटू मोलैलिटी। एक मिनट, डेल टीबी इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, केबी इंटू मोलैलिटी। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में हम लोगों ने पढ़ा है, इस केबी को ही एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट बोलते हैं, एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट बोलते हैं। इसी को हम लोग मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं, मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं। ठीक है, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी बेटा, देखो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की यूनिट होती है केल्विन में, इसमें होती है बच्चे केल्विन में। मोलैलिटी की यूनिट किस में होती है बेटा, मोल पर केजी में। तो केबी की यूनिट किस में होगी बेटा, केल्विन, और मोलैलिटी डिवाइड में गया तो केबी की यूनिट क्या हो जाएगी बेटा, केल्विन केजी पर मोल, या फिर केल्विन पर मोलैलिटी। अब देखो केल्विन पर मोलैलिटी या केल्विन केजी पर मोल पहला ही ऑप्शन है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। केल्विन मोल पर केजी बेटा ये भी गलत है, ये सही है अपना, मतलब केल्विन एलिवेशन और मोलैलिटी डिवाइड में है, मतलब केजी पर मोल, तो ये अपना सही हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, एन अनराइप मैंगो प्लेस्ड इन अ कंसंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन। क्या हो जाएगा बेटा, देखो अगर देखो ऑस्मोसिस क्या होता है बेटा, ऑस्मोसिस, देखो ऑस्मोसिस क्या होता है ध्यान से। जैसे मैं क्या करूंगा बेटा, एक मेरा क्या होता है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है, मान लो ये मेरा सॉल्यूशन साइड है, ये हमारा क्या है सॉल्यूशन साइड है, और ये मेरा क्या है बेटा सॉल्वेंट साइड है। क्या है, सॉल्वेंट साइड है, या ये जो है बोल सकता हूं मैं लेस कंसंट्रेटेड साइड है, लेस कंसंट्रेटेड साइड है, और ये मेरा क्या है बेटा मोर कंसंट्रेटेड साइड है, मोर कंसंट्रेटेड साइड है। तो होता क्या है बेटा, ऑस्मोसिस वो फिनोमिना है, अगर मैं बीच में क्या कर दूं, यहाँ पे एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दो, यहाँ पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा देता हूँ, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा देता हूँ। तो ऑस्मोसिस वो फिनोमिना है जहां पे सॉल्वेंट पार्टिकल्स किधर से किधर मूव करते हैं बेटा, लेस कंसंट्रेटेड साइड टू मोर कंसंट्रेटेड साइड। देखो सॉल्यूट भी इधर आना चाह रहे हैं, लेकिन ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो है वो अलाउ ही नहीं कर रही है, मतलब डिफ्यूजन का जो आधा होता है वो ऑस्मोसिस होता है। सॉल्यूट पार्टिकल्स की इधर आने की टेंडेंसी है लेकिन आ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो है वो अलाउ ही नहीं कर रही है। तो सॉल्वेंट पार्टिकल्स बस किधर से किधर जा रहे हैं बेटा, लेस कंसंट्रेटेड साइड टू मोर कंसंट्रेटेड साइड, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, ऑस्मोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं। तो ऑस्मोसिस वो फिनोमिना है जब सॉल्वेंट पार्टिकल्स किधर से किधर मूव करते हैं बेटा, लेस कंसंट्रेटेड साइड टू मोर कंसंट्रेटेड साइड, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, ऑस्मोसिस बोलते हैं। तो होगा क्या बेटा कि अगर यहां पे हमारे पास सॉल्ट सॉल्यूशन है, सॉल्ट सॉल्यूशन है, और इसमें हम लोगों ने क्या कर दिया, मान लो मैंगो को डाल दिया, तो ये जो सॉल्ट सॉल्यूशन है ये क्या हो जाएगा बेटा, मोर कंसंट्रेटेड साइड हो जाएगा, क्योंकि कंसंट्रेशन यहाँ पे ज्यादा है सॉल्यूट का, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा बेटा, लेस कंसंट्रेटेड साइड हो जाएगा, लेस कंसंट्रेटेड साइड हो जाएगा। तो जो सॉल्वेंट है, जो सॉल्वेंट पार्टिकल है, वाटर पार्टिकल है ना, जो वाटर पार्टिकल है वो किधर से किधर मूव करेगा बेटा, वो मैंगो से सॉल्यूशन साइड मूव करेगा, क्योंकि लेस कंसंट्रेटेड साइड है ये, इधर से सॉल्यूशन साइड वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करेगा, वाटर के कंसंट्रेशन को क्या करने के लिए बेटा, कम करने के लिए। समझ में आया? तो देखो इट गेन्स वाटर ड्यू टू ऑस्मोसिस, गलत बात है भाई, इट लॉसेस वाटर, ये लॉस तो करता है बेटा, लेकिन यहाँ पे रिवर्स ऑस्मोसिस जैसी कोई चीज नहीं हुई है। इट गेन्स वाटर ड्यू टू, अरे गलत बात है, इट लॉसेस वाटर ड्यू टू ऑस्मोसिस, तो यहाँ पे ऑस्मोसिस होगा बेटा, और वाटर क्या हो जाएगा, लूज हो जाएगा। ठीक है, बाहर मतलब बाहर निकल जाएगा। अब एट अ गिवन टेम्परेचर ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस, ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट है
तो ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस, देखो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है बेटा, पाई इज इक्वल टू CRT होता है, बोलो हाँ। अब ऑस्मोटिक प्रेशर जितना ज्यादा कंसंट्रेशन होगा उतना ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। टेम्परेचर कांस्टेंट है, आर हमारा गैस कांस्टेंट है, तो इज हायर देन दैट एट अ डाइल्यूट सॉल्यूशन इज लोअर देन दैट ऑफ अ डाइल्यूट सॉल्यूशन इज सेम एज दैट ऑफ अ डाइल्यूट सॉल्यूशन कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। बेटा अगर आपका कोई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है ना, तो उसका कंसंट्रेशन ज्यादा है तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा, इज हायर देन दैट एट अ डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट फिर द वैल्यूज ऑफ क्वांटम फैक्टर फॉर KCl, NaCl एंड K2SO4 रेस्पेक्टिवली। बेटा हम लोगों ने पढ़ा था कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ना, I N के इक्वल होता है। अब ये N क्या है, देखो KCl कितने पार्टिकल में टूटता है बेटा, K प्लस और Cl माइनस। अब देखो हम लोगों ने लिया एक मॉलिक्यूल है और हमको पार्टिकल कितने मिल रहे हैं, 2, लेंगे 1 मोल मिलेंगे 2 मोल, तो इसका N ही क्या होगा बेटा, N इसका क्या होगा 2, I इसका क्या होगा 2। सिमिलरली NaCl का भी क्या हो जाएगा बेटा 2, NaCl का भी क्या, क्योंकि ये भी 2 ही पार्टिकल में टूट रहा है ना बेटा, Na प्लस और Cl माइनस, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, इसके लिए भी N की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, एक पार्टिकल 2 में टूट रहा है। अब ये K2SO4 देखो, K2SO4 देखो 2K प्लस SO4 माइनस 2, तो यहाँ पे N क्या हो जाएगा बेटा, एक पार्टिकल 2 और एक 3 में टूट रहे हैं, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 3, तो I इज इक्वल टू 2 और यहाँ पे भी I इज इक्वल टू 2 क्योंकि N इज इक्वल टू 2 है और यहाँ पे I इज इक्वल टू 3, तो इसके लिए 2 फिर 3, तो B हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ हेनरीज कांस्टेंट। चलो बहुत बढ़िया, वैल्यू ऑफ हेनरीज कांस्टेंट। बेटा ये जो KH होता है ना ये टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बेटा। अब ये चीज पता कैसे चलती है अपने को, देखो डिसोल्यूशन ऑफ गैस क्या है, एंडोथर्मिक फिनोमिना है, तो तुम टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो सॉल्युबिलिटी कम होती है, ये हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया था, कैसे हुआ था ये देख लो। ठीक है, दूसरी बात, अगर आपको और भी कुछ इसमें चाहिए डिटेल में तो आप कमेंट करेंगे तो मैं उसका वीडियो बना के आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, और KH जिसका ज्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी कम, बोलो हाँ। तो ये आपका पहला रिलेशन, ये आपका सेकंड रिलेशन, मतलब टेम्परेचर के साथ भी रिवर्सिबल, टेम्परेचर के साथ भी बेटा है ना रिवर्सिबल प्रोपोर्शनल रहेगा और KH के साथ भी रिवर्सिबल प्रोपोर्शनल रहेगा, तो होगा क्या बेटा, KH के साथ क्या होगा बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप रहेगा, किसके साथ, टेम्परेचर के साथ। मतलब टेम्परेचर भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप शो करता है टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी के साथ, KH भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप शो करता है। तो ये दोनों डाटा से अपने को क्या मिला कि KH डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा देंगे वैसे वैसे हेनरीज कांस्टेंट जो KH है वो क्या होता जाएगा बेटा, इंक्रीज होता चला जाएगा। If two liquids A and B form minimum boiling azeotrope at some specific composition, then AB interactions are stronger than those बेटा देखो ये मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप बोल रहा है क्या, बोलो हाँ, ये मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप बोल रहे हैं ना, तो बेटा बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया है। क्यों कम हो गया है, क्योंकि पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा था, एक्सपेक्टेड इतना वेपर प्रेशर था, इससे ज्यादा वेपर प्रेशर ये शो कर रहा है, तो इसको 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में पहुंचने में क्या होगा बेटा, ये जल्दी पहुंच जाएगा, क्योंकि एक्सपेक्टेड से वेपर प्रेशर ज्यादा है, पॉजिटिव डेविएशन है, तो ये कम टेम्परेचर पे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे पहुंच जाएगा ना बेटा, इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। अब पॉजिटिव डेविएशन क्यों है, क्योंकि AA और BB सॉल्यूट इंटरेक्शन से जो तुम्हारा सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन है वो वीक है, सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन वीक है, तभी तो बेटा वो क्या हो रहा है बेटा, वोलेटाइल ज्यादा वोलेटाइल टेंडेंसी शो कर रहा है, पॉजिटिव डेविएशन है, तो AB इंटरेक्शंस क्या होंगे बेटा, वीक होंगे बच्चे, AB इंटरेक्शंस क्या होंगे बेटा, वीक होंगे, और सॉल्यूट और सॉल्वेंट इंटरेक्शन क्या होंगे बेटा, स्ट्रांग होंगे, तो वेपर फेज में जाने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, और वेपर फेज में जाने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी तो पॉजिटिव डेविएशन रहेगा, और पॉजिटिव डेविएशन रहेगा तो मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप शो करेगा।
किसी कंपोजिशन पे बेटा, है ना, वो क्या करेगा बेटा, मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप शो करेगा, ठीक है। अब देखो AB इंटरेक्शन आर स्ट्रॉन्गर देन दोज बिटवीन A एंड B, गलत बात। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस बिकॉज मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड्स A एंड B कैन एस्केप फ्रॉम द सॉल्यूशन। Vapor pressure of the solution decreases because less number of molecules of only one of the liquids escape from the solution. AB interactions are weaker than those between AA और BB। तो बेटा इसका D ऑप्शन सही है यार, है ना, कौन सा, D, D सही है, D, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। If 5.85 gram of NaCl are dissolved in 90 gram of water, the mole fraction of NaCl। बहुत इजी क्वेश्चन, हमको NaCl का मोल फ्रैक्शन निकालना है बेटा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl की जरूरत पड़ेगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O की जरूरत पड़ेगी। अब ये आपका हो गया 5.85 ग्राम डिवाइडेड बाय 58.5 ग्राम पर मोल। ये नंबर ऑफ मोल्स NaCl के निकल गए। 5.85 ग्राम डिवाइडेड बाय 58.5 ग्राम पर मोल, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl जैसा हम लोगों ने ऊपर में निकाला है। और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बेटा 90 ग्राम डिवाइडेड बाय 18 ग्राम पर मोल। तो ये आपका हो जाएगा बेटा 0.1 और ये हो जाएगा 0.1 और ये हो जाएगा 5, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको 5.01 लिख सकते हैं, ये 0.1 और ये किस क्या लिख सकते हैं बेटा 5.01। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे बेटा, तो कुछ ये 0.02 के आसपास आएगा क्या, 0.1 5 0.1 बाय 5 कर देंगे तो कुछ अप्रॉक्स 0.1 बाय 5 करके देखो, तो ये 1 बाय 15 मतलब 0.02, 0.02, इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा 0.02। तो ये जो है ना बेटा ये 0.02 होगा यार, है ना, ये अभी मैं करेक्ट करवा दूंगा तुम लोगों का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, 1 मोल ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन 2 मोल्स ऑफ वाटर। अच्छा ठीक है, द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन रिलेटिव टू दैट ऑफ वाटर इज, बेटा द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन मतलब वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन मतलब PA रिलेटिव टू दैट ऑफ द वाटर इज मतलब P नॉट A के रेस्पेक्ट में क्या आएगा ये पूछ रहे हैं, मतलब आपको PA बाय P नॉट A क्या पूछ रहे हैं, द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, ये वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन है, PA P टोटल P सॉल्यूशन यही होता है ना, रिलेटिव टू दैट ऑफ वाटर P नॉट A के रेस्पेक्ट में कितना होगा। तो देखो एक बात समझो, हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं डेल P बाय P नॉट A इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, बोलो हाँ। अब डेल P मतलब बेटा P नॉट A माइनस PA डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा P नॉट A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब देखो ये 1 माइनस PA बाय क्या हो जाएगा बेटा P नॉट A, अगर मैं इसको सॉल्व करूं P नॉट A बाय P नॉट A माइनस PA बाय P नॉट A इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो इसको इधर ले आओ और उसको उधर लेके चले जाओ, तो अपन इसको एक मिनट बेटा, एक मिनट, ठीक है। अच्छा अब अपन क्या कर सकते हैं बेटा, इसको मैं देखो यहां से लिख रहा हूं ना, ये अपन इधर जा रहे हैं, तो 1 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन, सॉरी एक मिनट, इसको ऐसा लिख लो बेटा 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू PA बाय P नॉट A। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या है, 1 मोल हम लोगों ने डिसॉल्व किया है 2 मोल्स ऑफ वाटर में, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा 1/3। देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है 1 मोल और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर सॉल्वेंट कितना है बेटा 2 मोल, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कितना हो जाएगा बेटा 2/3 और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा बेटा जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है 1/3। तो देखो यहाँ पे बहुत सारे तरीके हैं, एक काम करो ना, इसको तुम मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर बोल दो, इसको तुम मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर बोल दो, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर बोल दो। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर किसके बराबर आएगा बेटा 1/2/3 के इक्वल आएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर 2/3 के इक्वल आएगा,
ये मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर हो जाएगा और ये 2/3 है, देखो ये 2/3 है, तो PA/P0A क्या हो जाएगा, PA/P0A क्या हो जाएगा बेटा 2/3। तो इसका आंसर 2/3 ये आपका सही है बेटा, ठीक है, 2/3 क्या है, सही है, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन, अरे ऑलरेडी हो चुका है बेटा, नेचर ऑफ द सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्वेंट, सॉरी नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये और आगे आ गया क्या, विच इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऑस्मोटिक प्रेशर, देखो अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी समझना है बेटा अपने को तो 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी देखो, 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी होती है, एक होती है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है बेटा, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, पहली बात। दूसरा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। तीसरा बेटा डेल TF, फ्रीजिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है बेटा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट याद रहता है, बॉइलिंग पॉइंट को करेक्ट कर देते हैं, वैसा ही होगा यहाँ पे देखना। चौथा जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो क्या है बेटा, ऑस्मोटिक प्रेशर, क्या है बेटा, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो देखो ऑस्मोटिक प्रेशर है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर भी है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी है, ये कहां से आया भाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं है। इसमें भी अपन ऐसा बोल सकते हैं, ये एक्चुअल में ऐसा होता है ना बेटा, del P/P0A इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो del P इज इक्वल टू P0A इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो इसको भी बोल सकते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो इसको भी बोल सकते हैं। लेकिन ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ना बेटा, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, क्लियर है क्या। चलिए एक क्वेश्चन रिपीट हुआ था, उसको अपन देख लेंगे, ठीक है बच्चों। ओके थैंक यू बच्चों, जो भी डाउट रहेगा वो आप डिस्कस कर लेंगे बेटा, कमेंट सेक्शन में बता देंगे कि कहाँ पे क्या डाउट है आप लोगों को, तो आगे आपको क्लासेस में या फिर अगेन वीडियोज में आपको जो भी उसका सॉल्यूशन है और जो कंसेप्ट है वो में क्लियर हो जाएगा। ओके थैंक यू बच्चों।